नमस्कार, मैं कृतिका स्वागत करती हूं आपका किस्मत आपकी में। जो मंगल व्यवसाय और कारोबार को प्रगति दिलाता है, वही मंगल विवाह में बाधा भी पैदा कर देता है। क्या है ये मांगलिक दोष और क्यों नहीं होता मांगलिक दोष वाले लड़के या लड़की का विवाह आसानी से, और क्या है मांगलिक दोष के उपचार, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय अम्बे। गुरु जी, अक्सर हम सुनते हैं कि मांगलिक दोष वाली लड़की का विवाह मांगलिक दोष वाले लड़के से ही होना चाहिए। तो क्या है ये मांगलिक दोष और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विवाह से पूर्व वर वधु की कुंडली मिलान के क्रम के अंदर मंगल के ऊपर विचार करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल को गर्म ग्रह माना गया है। गर्म मतलब अर्थात उष्ण ग्रह, तेज ग्रह माना गया है। जहां मंगल एक तरफ जन्म कुंडली के अंदर कई शुभ प्रभाव देता है, जैसे स्थायी संपत्ति देता है, रोजी रोजगार, व्यवसाय में वृद्धि कराता है, वहीं यही मंगल कुछ स्थानों के ऊपर बड़ा अशुभ प्रभाव देता है, जिसके कारण वैवाहिक सुख के अंदर बाधा आती है। मंगल के दोषपूर्ण स्थान पे बैठने के कारण वैवाहिक संबंध तलाक तक पहुंच सकते हैं। इसी क्रम के अंदर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल स्थित हो तो वो कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है। और इन्हीं मंगल के साथ में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो यह मंगल और दोषपूर्ण हो जाता है। मंगल दोष के कारण कई जातकों को आजीवन अविवाहित रहना पड़ सकता है। तो गुरुजी, अगर सबसे पहले हम लग्न भाव की बात करें, लग्न में अगर मंगल हो तो क्या होता है? लग्न के अंदर यानी प्रथम भाव से शरीर, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के बारे में विचार किया जाता है। अगर मंगल लग्न के अंदर बैठा है यानी प्रथम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक या ऐसा व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। उग्रता और आक्रामकता उसके अंदर बनी रहती है। एग्रेसिवनेस उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे बैठा मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि से क्रमशः सुख, दाम्पत्य और आयु स्थान को देखता है। तो अगर ऐसी कुंडली जिसके अंदर लग्न का मांगलिक दोष हो तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख बहुत कम पाया जाता है। अलगाव की प्रबलता उनके अंदर बनी रहती है। आयु की समस्या उनके अंदर बनी रहती है। रोग का कष्ट उनके वैवाहिक जीवन को हमेशा दुखमय बनाए रहता है। तो ये तो बात हुई मंगल अगर लग्न भाव में हो तो, और जिनके मंगल अगर चतुर्थ भाव में हो तो उनको ये किस तरह का फल देता है? चतुर्थ भाव में बैठा मंगल अपनी चतुर्थ राशि से सप्तम स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान को देखता है। जब चतुर्थ स्थान पे मंगल बैठा हो, परिवार के अंदर सुख की कमी हो जाती है। यहीं पे बैठा हुआ मंगल आपको न केवल स्थायी संपत्ति तो देता है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल दुखमय कर देता है। गुरुजी, आगे हम आपसे जानेंगे कि मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, पर उससे पहले हमारे एक दर्शक की समस्याएं हम लेंगे। ये ईमेल हमें भेजा है प्रदीप गंगवानी जी ने। इनकी जन्म तिथि है 6 अक्टूबर 1983। इनका जन्म समय है दोपहर 3:40 और इनका जन्म स्थान है जयपुर। ये जानना चाहते हैं कि मैं अपना व्यवसाय करूं तो किस चीज में करूं? प्रदीप जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर 3 जुलाई सन 2012 को राहु के 18 साल की महादशा खत्म हो रही है। गुरु की महादशा चालू हो रही है। गुरु आपकी कुंडली के अंदर द्वादश भाव में स्वग्रही होके बैठा है। विदेश के अंदर स्थायी रूप से आपका निवास करवाता है। चूंकि शनि आपकी कुंडली में राज्य स्थान के ऊपर उच्च का होकर बैठा है, तो लोहे से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। आप 3 जुलाई के पश्चात अपना व्यवसाय चालू करें। हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। गुरुजी, अब बताएं कि मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो उसके क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? सप्तम भाव जीवन साथी का घर माना जाता है। इस स्थान पर बैठा मंगल सबसे ज्यादा दोषपूर्ण माना जाता है। अगर सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठा है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के अंदर भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। क्रोध की अधिकता उसके अंदर बनी रहती है। व्यापार के अंदर, रोजगार के अंदर आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है। शारीरिक समस्या हमेशा बनी रहती है। सप्तम भाव के बाद अगर बात करें अष्टम भाव की, तो मंगल के वहां होने पर क्या होता है? अष्टम भाव में बैठा मंगल वैवाहिक सुख को खत्म कर देता है। आयु का स्थान माना गया है अगर अष्टम भाव में मंगल स्थित है। और मंगल दोष अगर है तो जीवन साथी में से किसी एक की मृत्यु होना निश्चित संभव है।
गुरुजी अब बढ़ते हैं हम द्वादश भाव की तरफ। तो मंगल का द्वादश भाव में होने की स्थिति में क्या होता है? द्वादश भाव खर्च, व्यय, अपमान का माना गया है। अगर द्वादश भाव के अंदर मंगल बैठा है तो ऐसे दंपत्ति का जो विवाह सुख है वो बहुत ज्यादा दुखमय बीतता है। अपमान की भावना बहुत अधिक रहती है। वैचारिक मतभेद हमेशा उनमें बना रहता है। खर्च की हमेशा अधिकता रहती है। रक्त विकार उनके अंदर हो सकता है। संतान संबंधी समस्या भी हमेशा बनी रहती है। गुरुजी हम आपसे मंगल दोष का निवारण भी जानेंगे, पर उससे पहले हमारे दर्शक का ईमेल हम यहाँ लेंगे। ये ईमेल हमें भेजा है रेणुका जी ने। इनकी जन्म तिथि है 10 जून 1984। इनका जन्म स्थान है जयपुर। इनका जन्म समय है रात्रि 10:44। ये जानना चाहती है कि इनका विवाह का योग कब है। रेणुका जी, इसी वर्ष जून 2012 के पश्चात आपका विवाह का पूर्ण योग बन रहा है। मंगला गौरी के अगर आप व्रत रखें तो विशेष फायदा मिलता है। सोमवार के दिन शंकर भगवान के जल चढ़ाएं। साथ में वायव्य कोण में स्थित कमरे में अगर आप रात को शयन करें तो शीघ्र विवाह होगा आपका। गुरुजी अब ये बताएं कि ऐसी कौन सी स्थितियां होती है जब मंगल दोष होता तो है पर वो प्रभावहीन रहता है। वर वधु दोनों की कुंडली में से किसी एक की कुंडली के अंदर मंगल दोष है, लेकिन दूसरे की कुंडली के अंदर उसी स्थान पर, जिस स्थान पर वर या कन्या में से किसी की एक की कुंडली में मंगल है, तो दूसरी की कुंडली में उसी स्थान पर अगर शनि है तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर राहु के साथ में मंगल बैठा हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। जन्म कुंडली के अंदर किसी वर की कुंडली के अंदर यदि मंगल बैठा है और वधु की कुंडली के अंदर उसी स्थान पर पाप ग्रह यानी सूर्य, शनि, राहु, केतु अगर हैं तो भी मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। गुरुजी मंगल दोष को दूर करने के क्या उपाय होंगे? जिस युवती के कुंडली के अंदर मांगलिक दोष हो ऐसी युवती को मंगला गौरी और व्रत सावित्री के व्रत करने चाहिए। विवाह से पूर्व मांगलिक कन्या का घट विवाह यानी जिसको हम भगवान विष्णु के साथ में विवाह की संज्ञा देते हैं, पीपल विवाह, इस तरह से अगर विवाह करवा दिया जाए तो उसकी कुंडली के अंदर समस्त जो विवाह के पश्चात आने वाले जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की सिंदूर के साथ आराधना करना मांगलिक दोष खत्म करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना मांगलिक दोष को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। गुरुजी जैसा कि आप हमेशा हमें एक सरल ज्योतिष उपाय बताते हैं, तो क्या है आज का ज्योतिष का विशेष उपाय? अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और लगातार दवाई के पश्चात भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूं। आपको करना यह है कि आज रविवार के दिन एक गेहूं के आटे का पेड़ा बना लीजिए और एक जल में लोटा भर लीजिए और बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 5 बार घुमाकर उस जल को किसी पेड़ में चढ़ा दीजिए और जो वो आटे का लोया आपने बनाया है वो किसी गाय को खिला दीजिए। 3 दिन तक आप ऐसा करें। जो आपके घर का बीमार व्यक्ति है वो शीघ्र ही बीमारियों से मुक्ति पा लेता है। तो ये तो बात हुई ज्योतिष की। अब हम चर्चा करेंगे वास्तु पर। वास्तु में गुरुजी से हम जानेंगे कि ब्रह्म स्थान क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले तो ये हमें बताएं कि वास्तु के हिसाब से ब्रह्म स्थान क्या है। किसी भी भूमि या भवन का मध्य का जो स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। ब्रह्म स्थान जो होता है वो सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है। घर का जो मध्य का हिस्सा है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। पहले जमाने में चौक हुआ करते थे, घर के ठीक मध्य के अंदर जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती थी वो उस जगह पे आकर मिलती थी और वहीं से उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के विकास को आगे बढ़ाती थी। आज के जमाने में 1-1 इंच कवर करने की प्रवृत्ति के कारण ब्रह्म स्थान को लोग लगभग भूल गए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्रह्म स्थान उस हर निवास के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपकी घर के अंदर या भवन के अंदर ब्रह्म स्थान खुला है, शुद्ध है, वहां पे सकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो उस घर की तरक्की 100% निश्चित है। अन्यथा ऐसी जगह जहां ब्रह्म स्थान अवरुद्ध हो वहां पे नाना प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। गुरुजी अगर कोई ब्रह्म स्थान को स्वयं ज्ञात करना चाहे तो इसका क्या तरीका होता है? आप स्वयं अपने भवन का या अपनी भूमि का ब्रह्म स्थान जान सकते हैं। 2 तरीके आज मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका तो यह है कि आपकी जो भूमि या भवन है उसकी लंबाई चौड़ाई को 3 बराबर भागों के अंदर बांट लें। जो ठीक मध्य का स्थान होगा वो ब्रह्म स्थान होगा। और दूसरा तरीका यह है कि घर की पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक की दिशा के
लंबाई चौड़ाई को 8 बराबर भागों में बांटे। इस तरह से आपका पूरा 64 भाग में जो भूमि है या भवन है वो बढ़ जाएगा। तो ठीक 4 मध्य के जो स्क्वायर है, 4 मध्य के जो सेंटर जो पॉइंट है वो आपका ब्रह्म स्थान होता है। गुरुजी, आगे हम आपसे जानेंगे कि ब्रह्म स्थान में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं, पर उससे पहले हमारे एक दर्शक की समस्या यहाँ हम लेंगे। ये समस्या हमें भेजी है अपराजिता जी ने कोलकाता से। ये जानना चाहती है कि मेरे घर में भारी सामान कहाँ रखना चाहिए और हल्का सामान कहाँ रखना चाहिए। अपराजिता जी, घर का जो भारी सामान है वो दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में या दक्षिण पश्चिम कोने के अंदर रखना सबसे शुभ माना जाता है। वहीं जो घर का हल्का सामान है वो पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या पूर्व उत्तर कोण के अंदर रखना सबसे शुभ माना जाता है। गुरुजी, अब बताएं कि ब्रह्म स्थान में क्या क्या नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान यानी जो घर का मध्य स्थान है वहां पे कभी भी आप भूल के भी किचन ना बनाए। अगर अग्नि का वास अगर ब्रह्म स्थान में हुआ तो धन हानि, जन हानि निश्चित तौर के ऊपर होती है। घर का टॉयलेट या बाथरूम घर के मध्य में नहीं होना चाहिए। आजकल डुप्लेक्स मकान बनाने की प्रवृत्ति चल रही है, तो डुप्लेक्स मकान में ठीक घर के मध्य से ऊपर की सीढ़ियां निकाल दी जाती हैं। ये सबसे ज्यादा अशुभ बताया गया है। डुप्लेक्स मकानों की सीढ़ियां घर के मध्य में नहीं होनी चाहिए। मानसिक तनाव बना रहता है ऐसे घर में रहने वाले सदस्यों को। मध्य स्थान के ऊपर बीम, हैवी वेट आइटम कोई भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ में स्टोर रूम ना बनाए, भारी स्थान ना रखें। ब्रह्म स्थान को जितना खुला रखेंगे उतनी आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो ये तो बात हुई कि ब्रह्म स्थान में क्या नहीं होना चाहिए। अब ये भी बता दीजिए कि ब्रह्म स्थान में क्या होना शुभ रहता है। ब्रह्म स्थान के अंदर सबसे शुभ पूजा रूम माना गया है। खुला हॉल अगर वहां पे बनाए, बैठक अगर बनाए तो भी शुभ माना गया है। गुरुजी, आगे हम आपसे जानेंगे वास्तु का विशेष उपाय, पर उससे पहले हमारे एक दर्शक की वास्तु से जुड़ी समस्या हम यहाँ लेंगे। ये समस्या हमें भेजी है हरीश जी ने उज्जैन से। ये जानना चाहते हैं कि मकान में फर्श का तल किस भाग में ऊंचा और किस भाग में नीचा होना चाहिए। हरीश जी, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो आपके घर का जो फर्श है वो पूर्व उत्तर या पूर्व उत्तर के कोने में थोड़ा सा नीचा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोना जो है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जिस घर का पूर्व उत्तर का कोना या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा थोड़ी नीची होती है उस घर के अंदर मां लक्ष्मी बड़ी आसानी से प्रवेश करती है। भगवान गणेश की कृपा हमेशा उस घर के ऊपर बनी रहती है। गुरुजी, वक्त हो गया है वास्तु के विशेष उपाय का, तो बताएं आज का वास्तु विशेष उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी के अंदर रखा जो धन है वो दिनों दिन बढ़ता रहे, वो धन कम ना हो बल्कि उसमें वृद्धि होती रहे, तो आपकी तिजोरी का जो पल्ला है उसके ऊपर आप एक बैठी हुई लक्ष्मी जी की फोटो लगाएं और उस फोटो के अंदर लक्ष्मी जी के पीछे 2 हाथी सूंड उठाए हुए जरूर होने चाहिए। ऐसी तस्वीर अगर आप मां लक्ष्मी जी की अपने तिजोरी के पल्ले पे लगाते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होती है। गुरुजी, वास्तु के विशेष उपाय के बाद बताएं आज का पावर मंत्र और उसके लाभ। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मंत्र को रोज जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम जूम सह। वापिस सुन लीजिए, 3 अक्षर का मंत्र है, ओम जूम सह। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार अगर आप जाप करें तो जिंदगी में किसी भी विकट परिस्थिति का सामना आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। गुरुजी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किस्मत आपकी में ये थे ज्योतिष और वास्तु के उपाय खास आपके लिए। किस्मत आपकी कार्यक्रम आपकी किस्मत बदलने के लिए है। आपकी ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 186142445513। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvkismataapki@gmail.com। आप चाहें तो हमें लेटर भी लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस है किस्मत आपकी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।